चलो शुरू कर रहे। कल का लास्ट हेडिंग यही था क्या? चलो मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या बेटे पूछो। सर दो वेक्टर है ना, दो वेक्टर है जो कि मतलब ऐसे बना के एक थीटा एंगल बना रहा है। अभी तुम क्या पढ़ने जा रहे हो? अच्छा ठीक है सुनो, मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग अभी जो एक्सेलरेशन के बारे में सीख रहे थे वहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही था। देखो अगर मान लो फोर्स की वैल्यू तुम चेंज नहीं करोगे, अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, देखो असल में ना कई सारे अलग अलग प्रकार के चीज़ होते हैं जो समझने इंपॉर्टेंट होते हैं कि सर कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, कांस्टेंट फोर्स का क्या मतलब है और वेरिएबल फोर्स का क्या मतलब है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बदलना नहीं चाहिए। ठीक, ये बात समझ में आती है। उसके बाद कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी बदलेगी। बात समझ में आ रही है? वेलोसिटी बदलेगी तभी तो एक्सेलरेशन आएगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो चेंज बराबर होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो कि तुम्हारी हाइट बढ़ रही है, ठीक है, तो मान लो कि तुम एक साल में 1 सेंटीमीटर बढ़ते हो। फॉर एग्जांपल अगर तुम एक साल में 1 सेंटीमीटर बढ़ते हो तो तुम्हारा बढ़ने का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर पर ईयर। ये बात समझ में आती है? तो क्या तुम्हारे हाइट के इंक्रीमेंट में एक्सेलरेशन है? नहीं है, क्योंकि तुम कांस्टेंट वेलोसिटी से हर साल 1 सेंटीमीटर बढ़ जाते हो। लेकिन अगर मान लो तुमसे बोले कि तुम एक साल में 1 सेंटीमीटर बढ़ोगे, फिर अगले साल में 2 बढ़ जाओगे, फिर उसके अगले साल में 3 बढ़ जाओगे, फिर उसके अगले साल में 4 बढ़ जाओगे, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि पहले साल में वेलोसिटी तुम्हारी 1 सेंटीमीटर पर ईयर थी, अगले साल में तुम 2 बढ़ गए। तुम एक और एक बढ़ करके 2 नहीं हुए हो, एक जो पहले साल में बढ़े वो तो अलग बढ़े, और जो अगले साल में 2 सेंटीमीटर हाइट बढ़ी वो अलग बढ़ी, टोटल 3 सेंटीमीटर हाइट बढ़ गई तुम्हारी। तो इस केस में हम बोलेंगे हाँ एक्सेलरेशन है। अब देखो अगर मान लो जैसे गाड़ी है, गाड़ी चल रही थी पहले 1 घंटे में 10 किलोमीटर, फिर 1 घंटे में 10 किलोमीटर, फिर 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो यहाँ पे क्या है कांस्टेंट? अगर हर घंटे में 10 किलोमीटर गाड़ी चल रही है तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट वेलोसिटी है यार। अगर हर घंटे में तुम इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तुम्हारी। और अगर मान लो कि तुम पहले घंटे में 10 किलोमीटर चले, अगले घंटे में 20 चले, उसके अगले घंटे में 30 चले, उसके अगले घंटे में 40 चले, तो वहां पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो कितनी चेंज हो रही है? तो सर हर घंटे में 10 10 10 10 चेंज हो रही है। तो अगर वेलोसिटी का चेंज जो है, अगर चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब कि वही एक्सेलरेशन होता है। चेंज इन वेलोसिटी निकाल लो, अगर वो हर टाइम पर, हर टाइम इंटरवल पे सेम आ रहा है, तुम बोलोगे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इतनी बात समझ में आती है? तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी का चेंज जो है वो हर टाइम इंटरवल में बराबर आएगा। लेकिन अगर मान लो एक थर्ड केस जनरेट होता है जहां पर पहले घंटे में तुम्हारी वेलोसिटी 1 बढ़ी, उसके अगले घंटे में तुम्हारी वेलोसिटी मान लो 2 बढ़ी, ठीक, उसके अगले घंटे में तुम्हारी वेलोसिटी 4 बढ़ गई, उसके अगले घंटे में तुम्हारी वेलोसिटी 10 हो गई, उसके अगले घंटे में तुम्हारी वेलोसिटी 20 हो गई, फिर 50 हो गई, फिर 100 हो गई, फिर 3000 हो गई, फिर 10 लाख हो गई। तो यहां पर चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं आएगा। जब तुम पहले सेकंड के लिए चेंज निकालोगे, मान लो पहले घंटे के लिए, तो पहले वेलोसिटी 10 से 20 हुई है तो 10 चेंज आएगा, फिर उसके बाद 20 से अगर 50 हुई है तो अगले घंटे के लिए चेंज 30 आएगा, 30, फिर उसके बाद अगर मान लो 50 से 150 हुई है तो अगले घंटे के लिए चेंज 100 का आएगा। तो जब वेलोसिटी में चेंज जो है वो कांस्टेंट ना दिखे तो तुम बोलोगे कि सर वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है।
एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, मतलब कि हर सेकंड फोर्स की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। तो जब फोर्स, देखो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, F बराबर ma होता है, मास तो कांस्टेंट होता है किसी पार्टिकल का, F बराबर ma जो होगा उसमें क्या होगा, जिस तरीके से फोर्स लगाओगे उस तरीके से एक्सेलरेशन लगेगा। अगर तुम फोर्स को कांस्टेंट लगा रहे हो, मतलब कि अगर तुम 2 न्यूटन का फोर्स कंटिन्यू लगाए जा रहे हो बॉडी पे, अगर तुम बॉडी, मान लो बॉडी का मास है 1 किलो, एक मत मानो, चलो 2 मान लो, बॉडी का मास भी 2 किलो है और उसके बाद तुम फोर्स उस पर 4 न्यूटन का लगा रहे हो। बॉडी का मास 2 किलो है, फोर्स 4 न्यूटन का लगा रहे हो और कंटिन्यू लगाए जा रहे हो 4 न्यूटन, बॉडी को तुम छोड़ नहीं रहे हो, एक बार तुम धक्का मार के छोड़ नहीं दिए, तुम 4 न्यूटन का फोर्स कंटिन्यू लगाए हुए हो, मेंटेन किए हुए हो। तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन कितना जनरेट होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, क्योंकि F बराबर m इंटू ए होता है, मास को नीचे करोगे फोर्स को तो एक्सेलरेशन बराबर फोर्स अपॉन मास आएगा, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो जब तक फोर्स 4 न्यूटन का रहेगा तब तक एक्सेलरेशन कितने का रहेगा, 4 का रहेगा। लेकिन अगर मान लो तुम फोर्स को बढ़ा करके 4 से, सॉरी हम क्या बोले, जब तक फोर्स 4 न्यूटन का लगता रहेगा तब तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का बॉडी पे लगता रहेगा। लेकिन अगर मान लो तुम उस 4 न्यूटन के फोर्स को अगले ही घंटे या अगले सेकंड में 5 न्यूटन का कर दिए, फिर अगले सेकंड में 6 न्यूटन कर दिए, फिर अगले सेकंड में 7 न्यूटन कर दिए, फिर अगले सेकंड में 8, ऐसे बढ़ाते चले गए, तो क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, नहीं रहेगा। तुम हर सेकंड में एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालोगे तो अलग अलग एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। जब फोर्स 4 न्यूटन का था, मास 2 किलो था, तो उस केस में एक्सेलरेशन आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स 5 का करे तो एक्सेलरेशन 2.5 हो गया, फोर्स 6 की एक्सेलरेशन 3 हो गया, फोर्स 7 की एक्सेलरेशन 4.5 हो गया, बात समझ में, 3.5 हो गया। इस तरीके से करते करते एक्सेलरेशन। तो हमको क्या पढ़ना है, पहले हमको पढ़ना है कि सर तब की बात करिए जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन, अच्छा एक बात बताओ, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब यही होता है ना, कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब इट विल बी अ नंबर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर, कुछ ना कुछ नंबर होगा एक्सेलरेशन की वैल्यू। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इतनी बात समझ में आती है। कितने लोग को ये बात समझ में आती है कि सर अगर मोशन हो रहा है तो कुछ उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, होगी वेलोसिटी, पक्की बात है। एक बात बताओ, अगर कोई चीज मोशन कर रही है तो क्या आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम उसकी स्पीड 0 हो सकती है? एक किए हुए मोशन के लिए क्या टोटल स्पीड, एवरेज स्पीड 0 हो सकती है क्या? क्या एवरेज स्पीड की वैल्यू 0 हो सकती है? कोई मोशन हो रहा है, मान लो 10 सेकंड के लिए कोई मोशन हुआ, कैसे हुआ वो अलग की बात है। 10 सेकंड के लिए कोई बॉडी ट्रैवल की, कहाँ ट्रैवल की वो अलग की बात है, कहीं किसी रोड पे किसी पाथवे पे ट्रैवल करी 10 सेकंड तक के लिए। 10 सेकंड तक के ट्रैवल के लिए क्या एवरेज स्पीड 0 हो सकती है? कितने लोगों को लगता है नहीं हो सकती है? कितने लोगों को लगता है हो सकती है? क्यों हो सकती है? बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो बेटा अगर मान लो बॉडी रुक भी जा रही है तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको तो लोगे ही ना। जो तुम कह रहे हो वो पता है, वो उस इंस्टेंट की स्पीड बता रहे हो जो आगे पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, कि सर उस पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट रुक गया उस पॉइंट पर उसकी स्पीड 0 होगी। लेकिन जो ऑब्जेक्ट पूरा ट्रेवल किया है वहां तक तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे ना। तुम यहां से इलाहाबाद जाके रुक गए तो हम तुमसे अगर ये सवाल पूछे कि अच्छा ठीक है, जब तुम बनारस से इलाहाबाद आए या फिर मान लो इलाहाबाद से यहाँ आए तो बीच में तुम्हारी एवरेज स्पीड क्या रही थी पूरे जर्नी के लिए, ये सवाल बनता है ना। तुम 0 तो बोलोगे नहीं, बोलोगे सर हम 60 मेंटेन करके आए थे। कैसे पता करोगे? हाँ, तुम बोले सर 600 किलोमीटर डिस्टेंस था, हम 10 घंटे लिए। सही बात है ना। 120 किलोमीटर डिस्टेंस था मतलब अपने हिसाब से, और सर हम 2 घंटे लिए, तो 60 का एवरेज आ जाएगा। क्या कभी भी किसी मोशन के लिए, कभी भी किसी जर्नी के लिए एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकता है? अच्छा, कितने लोगों को लगता है एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकता है? प्रिया बताओ क्यों? वेरी गुड। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड होता है। क्या आप कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किए? तुम ए से बी, बी से ए ही नहीं, तुम किसी भी पॉइंट से अपना जर्नी शुरू करो, घूम घाम के पूरी दुनिया, अगर तुम उसी पॉइंट पे आके रुक गए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो तुम कितना भी समझ लो 0 अपॉन में टाइम, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बात समझ में आ रही है?
तो वो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू जो 0 आ रही है, क्या वो मैग्नीट्यूड की वजह से आ रही है क्या? अरे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो स्पीड होता है ना, स्पीड 0 होगा नहीं, तो किसकी वजह से आ रहा है? डायरेक्शन की वजह से। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब अगर इतनी बात समझ में आती है तो एक बात बताओ, अगर बॉडी रेस्ट में है, रुकी हुई है, अगर बॉडी रुकी हुई है तो उसकी स्पीड कितनी होगी? इसमें भी डाउट है? अरे बॉडी रुकी है तो स्पीड 0 होगी, वेलोसिटी कितनी होगी? एक्सेलरेशन कितना होगा? जब वेलोसिटी स्पीड है नहीं तो एक्सेलरेशन कहां से आ जाएगा? फोर्स लग रहा हो क्या बॉडी पे? गलत, फोर्स लग सकते हैं लेकिन नेट फोर्स 0 होगा, बैलेंस्ड होंगे। ये मार्कर चल रहा है क्या? फोर्स लगा है कि नहीं लगा है? लगा है। इनर्शिया इसी को बोलते हैं जिसमें तुम लोग उत्तर दिए हो। दिस इज इनर्शिया। अ बॉडी वांट्स टू इट्स स्टे इन इट्स स्टेट। कोई भी बॉडी अपने स्टेट में रहना पसंद करती है क्योंकि उसको अपना स्टेट पसंद आ रहा होता है। आलस, लॉ ऑफ इनर्शिया इज बेसिकली द लॉ ऑफ आलस। बात समझ में आ रही है? तो चलो एक और बात बताओ, अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है तो क्या वो मोशन करेगी? कितने लोगों को लगता है नहीं करेगी? अगर कोई बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है तो क्या वो मोशन करेगी? जितने लोगों को लगता है नहीं करेगी वो हाथ उठाओ। अच्छा, सुजल को लगता है अकेले कि बॉडी मोशन नहीं करेगी। कैसे बेटे? अच्छा, और एक्सेलरेशन क्या होता है? अच्छा रुको पूछते हैं, कितने लोगों को लगता है मोशन करेगी? अरे थोड़ा जोर से उठाओ। अच्छा ठीक है। अच्छा कितने लोग कुछ नहीं लगता है? उठाओ उठाओ, वो भी चेहरा देखना चाहते हैं। ये चांद सा रोशन चेहरा, बोलो। अच्छा ठीक है। असल में अगर तुमको कुछ नहीं लगता तो ज्यादा सही होता। अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है तो वो बॉडी मोशन कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। इसी को बोलते हैं ज्यादा तीव्र बुद्धि के लोग। अब तुम एक बात बताओ, पहले तो हम ये बताते हैं कि कोई बॉडी मोशन कर कैसे सकती है। जैसे आप लोग सोच करके काबिल बन के, अच्छा हुआ कुछ लोग खड़े नहीं हो गए, अरे सर करेगी। सुनो, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रही है तो एक्सेलरेशन होगा क्या? हर जगह चेक की, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, हर जगह वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। तो जब तुम एक्सेलरेशन निकालोगे, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? v2 - v1 अपॉन t2 - t1। अरे फॉर्मूला लिखे थे ना। अच्छा खाली वही रिवाइज होता है क्या जिसको हम रिवाइज करने के लिए कहते हैं? वो रिवाइज नहीं होता है क्या जिसको हम नहीं बोलते हैं? तुम्हारी इच्छा, जाओ। हाँ, एक्सेलरेशन निकालने के लिए तुमको चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम करना होता है। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे? जब सर एक पॉइंट पर वेलोसिटी माइनस दूसरे पॉइंट पर वेलोसिटी। हर जगह अगर 50 है तो 50 - 50 करोगे, आंसर 0 ही आएगा। तो एक्सेलरेशन 0 हो गया ना, लेकिन बॉडी मोशन तो कर रही है। अरे बोलो, हाँ मोशन कर रही है ना। अच्छा, एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या? फोर्स 0 होता है। नेट फोर्स 0 होता है। एक्सेलरेशन 0 का मतलब फोर्स नहीं लग रहा ना, क्योंकि F बराबर m × a। सर मास तो 0 होगा नहीं, एक्सेलरेशन आप 0 कर दिए तो पूरा फोर्स 0 हो गया। जैसे कि स्पेस में, अगर स्पेस में आप अपने चरण से किसी को स्पर्श कर दें तो वो इंसान चलते ही चला जाएगा, है ना, वो नहीं रुकेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। जब आप अपने चरण से उसको स्पर्श करेंगे तो फोर्स लग के खत्म हो जाएगा। फोर्स तो लग नहीं रहा है, फोर्स तो 0 है। बॉडी चल रही है कि नहीं चल रही है? चल रही है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक बात भेजे में डाल लो कि अगर एक्सेलरेशन हुआ तो उस पर फोर्स 100% होगा। बात समझ में आ रही है? विदाउट फोर्स एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, हम नेट फोर्स की बात कर रहे हैं इस केस में। अगर नेट फोर्स की वैल्यू कुछ ना कुछ है तो एक्सेलरेशन होगा। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स नहीं होगा, नेट फोर्स नहीं होगा। बात समझ में आई? तो ये बात तो हो गई सर, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो बॉडी मोशन कर सकती है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगी। ठीक है, अब दूसरी आती सूजल वाली बात। अगर एक्सेलरेशन नहीं तो बॉडी मोशन नहीं करेगी। हो सकता है बॉडी रेस्ट में हो, बॉडी रुकी हो। अगर बॉडी रुकी है तो बॉडी का पोजीशन चेंज हो नहीं रहा है। अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा तो ना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी। टाइम बीतने दो सर, टाइम तो नीचे आता है ना, ऊपर 0 हो जाएगा। चेंज इन डिस्टेंस 0, वेलोसिटी स्पीड 0 हो गया, वेलोसिटी ही 0 हो गया तो एक्सेलरेशन भी 0 आ गया।
तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर कोई तुमसे ये पूछे कि अगर एक्सेलरेशन 0 है तो बॉडी मोशन करेगी या नहीं करेगी, तो तुम बोलोगे सर दोनों से कुछ भी हो सकता है। वो किस बात पर डिपेंड करेगा कि सर बॉडी बताइए रेस्ट में है या नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम बोलोगे सर रेस्ट में हो भी सकती है, रेस्ट में नहीं हो सकती। ठीक, तो इसको बोलते हैं, ये बेसिकली कांस्टेंट एक्सेलरेशन का पूरा का पूरा थ्योरी था जो अभी हम बता रहे थे। जो अर्थ तुम्हारे ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगाती है, क्या उसकी वैल्यू हमेशा तुम अलग अलग लिखते हो? क्या लोकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, इक्वेटर पे कितना होता है, पोल पे कितना होता है, इस सब की बात ग्रेविटेशन में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। जी की वैल्यू जनरली तुम हमेशा 9.80 रखते हो ना, तो वो तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसीलिए ग्रेविटेशन मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट हो गया। अब एक बात बताओ, अगर किसी बॉल को तुम ऊपर से नीचे छोड़ रहे हो, जो बॉल नीचे गिर रही है, तो अगर वो बॉल नीचे गिर रही है तो वो अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है या फिर अंडर वेरिएबल एक्सेलरेशन है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, बॉल ऊपर से नीचे गिरी तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन तो चाहे बॉल यहाँ रहे चाहे बॉल यहाँ रहे, एक्सेलरेशन तो 9.80 लगेगा ना। डिस्टेंस मैटर थोड़े करेगा। अगर तुम डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं ले रही हो तो डिस्टेंस थोड़े, अभी हम यहाँ मेरे मुंडी पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है पैर में भी लगेगा। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना। जी की वैल्यू, छत पे बैठ के जी की वैल्यू लिखोगी तो क्या 8.5 लिख दोगी, और जमीन पे बैठ के 10.5 लिखोगी? नहीं, जी की वैल्यू कांस्टेंट है जब तक कि हाइट बहुत ज्यादा न ले ली जाए। उसकी प्रूविंग करनी है ग्रेविटेशन में। बात समझ में आ रही है? इक्वेटर पे जी की वैल्यू, पोल पे जी की वैल्यू बदलेगी, बहुत ज्यादा हाइट पे चले जाओगे तो वैल्यू बदलेगी। कितने हाइट पे? अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में। अगर ज्यादा हाइट पे गए तो जी की वैल्यू बदलती है। क्या बदलती है, करेंगे उसको हम लोग, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तुमको 95% सवाल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही मिलेगा, ठीक है। तो ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। लिखो, अरे तो रेफरेंस भी तो लोगी अर्थ का, किसी का रेफरेंस लेने के बाद ही तो डिसाइड करोगी। ये भी तो बताए थे हम कि बॉडी का पोजीशन रेफरेंस के साथ में बताएंगे ना, तो अर्थ की बात कर रहे हैं ना लोग। लिखो, कंसिडर अ पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। कंसिडर अ पार्टिकल, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हाँ, consider a particle moving in a straight line under constant acceleration. Consider a particle moving in a straight line under constant acceleration, छोटा a लिखना ब्रैकेट में, छोटा a। हो गया। आगे लिखो, लेट द इनिशियल वेलोसिटी, लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t बराबर 0, एट टाइम t बराबर 0 सेकेंड, लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t बराबर 0 सेकेंड इज, छोटा u लिखना, is small u, and at t second, and at t second सब छोटा ही रहेगा, and at t second it becomes v, छोटा v। ठीक है। एंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, एंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टी टाइम, एंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टी टाइम इज, छोटा s लिखना, एंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टी टाइम इज, छोटा s। हो गया। देन के बाद कॉमा लगाओ। देखो a क्या है, a है कांस्टेंट एक्सेलरेशन,
u क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, t क्या है टाइम टेकन, और s क्या है टोटल डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है? तो देखो तुमको एक फॉर्मूला पता है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, यही होता है ना। तो यहां से a बराबर चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल लिख सकते हैं ना। तो फाइनल क्या है v माइनस यू अपॉन में टाइम कितना लगा t, ठीक है। t का इधर मल्टीप्लाई करो तो 80 हो जाएगा बराबर v माइनस यू हो जाएगा। u को इधर लेकर के आओ तो u प्लस हो जाएगा 80 के। ये तुम्हारा बनता है फर्स्ट इक्वेशन, v बराबर u प्लस 80। और अगर मान लो एक्सेलरेशन निगेटिव हुआ, अब यहाँ पे बात समझो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव था तो वेलोसिटी बढ़ रही थी, अगर एक्सेलरेशन निगेटिव है तो वेलोसिटी घट जाएगी, तो भी कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा ही। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर निगेटिव है तो वेलोसिटी घटेगी, होना कांस्टेंट ही चाहिए। तो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस रखे, निगेटिव तो माइनस रखते, तो यहाँ प्लस माइनस दोनों लगा दो। बात समझ में आ रही है? अगर एक्सेलरेशन बढ़ रहा होगा तो प्लस लेके सॉल्व करेंगे, माइनस और घटने के लिए माइनस लगा हुआ है। v बराबर u प्लस 80 तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा, सवाल लगाओगे तो कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या उठानी है। इसको लिखो, क्या बेटे? एक्सेलरेशन बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, दोनों केस पॉसिबल है ना। तो अगर मान लो बढ़ेगा तो प्लस लिख दिया, उसके लिए हो सकता है घट रहा हो, वेलोसिटी घट भी हो सकता है कि सर u कम हो v ज़्यादा हो, कुछ भी हो सकता है ना। वेलोसिटी अगर बढ़ रही होगी तो v ज़्यादा होगा, वेलोसिटी घट रही होगी तो u ज़्यादा होगा। वेलोसिटी घट रही है ना, तो अगर घटेगी कब, जब एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है? निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहता है और डी एक्सेलरेशन भी कहता है, हिंदी में मंदन कहते हैं उसको। हो गया? चलो इसको तुम इक्वेशन, इसको पहला चीज, इसको पहला फॉर्मूला लिख लो, है ना। दो तीन और लिखवाएंगे। देखो एक तुम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या जानते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यही जानते हो। तो अगर मान लो तुमसे बोलते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो, तुम बोलोगे सर देखिए एवरेज वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी को v बार से लिख सकते हैं ना, बार का मतलब वही होता है एवरेज मीन मैथ वाला, ठीक है। देखो एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला तो होता है सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ये होता है। तो एक तो तुम फॉर्मूला तब निकाल सकते हो जब तुमको डिस्प्लेसमेंट और टाइम दे रखा हो,
और एक एवरेज तो भी निकाला जा सकता है जब अलग अलग डेटा दिया हो। जैसे कि हम तुमसे बोलते हैं कि एक दिन 5 रोटी खाए, एक दिन 10 रोटी खाए, एक दिन 15 रोटी खाए, तो एवरेज कैसे निकालोगे? सबको जोड़ के 3 से डिवाइड कर दोगे। बात समझ में आ रही है? तो अगर मान लो तुमसे दे रखा है कि कोई पार्टिकल है जो कुछ डिस्टेंस v1 से ट्रेवल करता है, और कुछ डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, कुछ डिस्प्लेसमेंट v1 वेलोसिटी ट्रेवल करता है और बाकी का डिस्प्लेसमेंट v2 वेलोसिटी ट्रेवल करता है। अगर सीधे वेलोसिटी दे दी हो, ठीक है, उस केस में बेसिकली ये बराबर के लिए होता है कि अगर मान लो कि गया v1 से आया v2 से, या फिर आधा ट्रेवल किया v1 से आधा ट्रेवल किया v2 से, तो उस केस में भी एवरेज वेलोसिटी निकाली जा सकती है। कुछ नहीं करना होता है, तुमको v1 प्लस v2/2 कर देना होता है। अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी v1 है, अगर मान लो कोई जर्नी है जिस जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी v1 है और फाइनल वेलोसिटी v2 है, तो उस केस में अगर तुमको एवरेज निकालना है, अगर कोई जर्नी है, कोई पार्टिकल कोई जर्नी ट्रेवल कर रहा है और उस केस में वो v1 वेलोसिटी से शुरू करता है और फाइनल वेलोसिटी उसकी v2 हो जाती है, उस केस में अगर तुमको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तुम क्या करोगे? v1 प्लस v2/2 कर दोगे। जैसे इस केस में अगर इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल v है, तो तुम क्या करोगे? अगर मुझसे पूछे इसकी एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो तुम u प्लस v/2 कर दोगे। बात समझ में आ रही है? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का डेटा तुमको गिवन होना चाहिए। अगर तुमको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, तुम डायरेक्ट एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो पूरे जर्नी का। बात समझ में आ रही है? अब जो हम लोग कर रहे थे v1 v2/v1 प्लस v2 वो वाला केस, उस वाले केस में क्या था कि उस वाले केस में v1 वेलोसिटी कुछ डिस्टेंस तक थी, v2 वेलोसिटी कुछ डिस्टेंस तक थी, इसलिए हम लोग को डिस्टेंस को लेकर के सॉल्व करना पड़ रहा था। अगर इनिशियल v1 दिया हुआ है और फाइनल v2 दिया हुआ है, तुम दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? इस वाले केस में अगर इनिशियल u है और फाइनल v है, तो इस केस के लिए तुम एक और फॉर्मूला लिख सकते हो। इस वाले केस के लिए एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा? u प्लस v/2। ठीक, तो एक तो एवरेज वेलोसिटी तब हो गया जब अलग अलग डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल किया जाए अलग अलग वेलोसिटी के साथ में, जो तुम सवाल शुरू में किए थे 3-4 सवाल। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था? कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा था v1 वेलोसिटी से, कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा था v2 से, और कुछ को अलग टाइम में v3 से ट्रेवल कर रहा था। उस केस में तुमको एवरेज वेलोसिटी निकालना आया था। अभी हम क्या बोल रहे हैं? अभी हम ये बोल रहे हैं कि अगर इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, तो इस केस में तुम एवरेज वेलोसिटी डायरेक्ट निकाल सकते हो v1 प्लस u प्लस v इनिशियल प्लस फाइनल/2 करके। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, अब सुनो, इसका यूज करना पड़ेगा। कहाँ यूज करना पड़ेगा? देखो, एवरेज वेलोसिटी हम इस केस के लिए कि कोई पार्टिकल था जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी v थी, वो a एक्सेलरेशन से आगे ट्रेवल किया था, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया था, डिस्प्लेसमेंट वो s ट्रेवल किया था इन t टाइम में। टोटल टाइम कितना लगा है? 0 से t टाइम लगा है। इस केस के लिए हम कुछ फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये हो गई, और दूसरी बात ये हो गई। बात समझ में आई? अच्छा, एक और फॉर्मूला तुम जानते हो। तुम क्या जानते हो? सिंस एवरेज वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो यहां से तुम लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट बराबर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ये बात समझ में आती है? असल में इसका यूज करेंगे हम। क्या करेंगे? यहां से v की वैल्यू को निकाल के यहां रख देंगे। हम क्या कर रहे हैं? एवरेज वेलोसिटी के 2 फॉर्मूले हम पकड़े, एक फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट वाले में इस वाले को रख दे रहे हैं। देखो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हम रखेंगे अगर ये पूरा u प्लस v/2 इंटू कितना है? t है। s बराबर क्या आएगा? ut/2 प्लस vt/2। पहले ये फॉर्मूला नोट करो और ये अलग से नोट करो। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तुम तब अप्लाई करोगे जब तुमको डिस्प्लेसमेंट दिया हो अलग अलग, जिसका तुम यूज कर चुके हो ऑलरेडी, और वो तब अप्लाई करोगे जब इनिशियल और फाइनल दिया हो। कोई लिख लो, ये लिख लो पहले, फिर उसके बाद ये लिख लो, उसके बाद सॉल्व करेंगे नीचे। ये तो लिखा हुआ है यार, ये लिखा हुआ है फॉर्मूला पहले ऑलरेडी। सिर्फ वहीं तक लिखना, फॉर्मूला लिखना, उसके आगे हम करवाते हैं। जानते हो क्या करेंगे इसके आगे? हम इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव कर रहे हैं ना,
कक्षा 9 में जैसे किए थे वैसे कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना, ठीक है, तुरंत पूछना। अभी तक समझने जैसा कुछ है नहीं, बस सबसे छोटे दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, उसके अलावा बाकी सारे को डिस्टेंस कहते हैं। टाइम तो चलता रहेगा, टाइम आप रोक नहीं सकते हैं। रेट ऑफ चेंज, अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा है टाइम के साथ में तो इसका मतलब उसके अंदर स्पीड है। अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ में उसके अंदर वेलोसिटी है, बस डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हर सेकंड में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा। फिर बात समझ में आ रही है, क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग बदल जाएगी। पहले सेकंड में अगर 2 मीटर चला, अगले सेकंड में अगर 10 मीटर चला, उसके अगले सेकंड में अगर 18 मीटर चला, तो इसका मतलब है कि वो बराबर वेलोसिटी से नहीं चल रहा है। इसका मतलब उसके अंदर क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, हो गया इतना? फिर से बता दो। अच्छा, बता देते हैं, सुनो। हम ये बोल रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी का जो ये वाला फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूले में यहाँ से एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ s बराबर v, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू रखोगे क्या, u प्लस वी अपॉन में 2 ये रखोगे, इंटू डी करोगे। अब मल्टीप्लाई कर दिया अंदर यार, और कुछ थोड़ी थोड़े हैं, t का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये s बराबर क्या हो गया, t का u में करोगे तो ut हो गया, और फिर t का v में करोगे तो vt हो गया। बात समझ में आ रही है? अपॉन में 2 vt, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, vt हो गया। आगे देखो, तुम अभी पहला इक्वेशन प्रूफ किए, कहाँ गया, ये रहा, v बराबर u प्लस एटी प्रूफ किए हो ना। अब देखो यहाँ पर हम v की वैल्यू उठा के रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, यहाँ से यहाँ पे v की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा s बराबर ut प्लस v की वैल्यू क्या है, u प्लस एटी, तो उसको रखो, v की वैल्यू तुम रखो u प्लस एटी, और एक t बाहर पहले से था और पूरा डिवाइडेड बाई 2 था। सही बात है। आगे देखो, s बराबर क्या हो गया, t का मल्टीप्लाई करोगे u में, एक ut पहले से था और एक ut जब t का u में करोगे तो आ जाएगा, और प्लस जब t का at में करोगे तो at स्क्वायर हो जाएगा, और पूरे के नीचे क्या है, 2 है। तो s बराबर क्या हो गया, ut ऐड होकर के 2ut हो जाएगा, और ये at स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 2 है। बात समझ में आ रही है? अब देखो 2 से इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे, दोनों अलग अलग टर्म्स है, तो s बराबर क्या हो जाएगा, 2ut बाई 2 और प्लस at स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, तो ये क्या हो गया, s बराबर ut और प्लस, चाहे तो 2 नीचे लिखो, चाहे अलग से 1/2 लिख करके at स्क्वायर लिख दो। इसी फॉर्मूले को पढ़ते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? और फिर अगर एक्सेलरेशन निगेटिव हुआ तो यहाँ भी माइनस लग जाता है। आई बात समझ में? ये सेकंड इक्वेशन है, इसको नोट करो। ये प्रूविंग पूछी जाती है, हम बता दे रहे पहले ही। इसके 2 और फॉर्म होते हैं, ग्राफिकल मेथड, एक इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, वो दोनों भी करेंगे। अभी 1D पढ़ रहे हो, अभी क्या ही इंटीग्रल फॉर्म करोगे, थोड़ा आगे किया जाएगा। ये तुमको पूरा समझ में आना चाहिए। अगर ये तुमको पूरा समझ में नहीं आ रहा फिर तुमको आगे बहुत दिक्कत आएगी, हम पहले बता दे रहे हैं। और ये तो बहुत आसान चीज़ है, कुछ कर नहीं रहे हैं, बस जैसे इलेक्ट्रिसिटी में किए थे कक्षा 10 में, एक फॉर्मूले को दूसरे में रख दिए थे तो पावर के, वर्क के, एनर्जी के सब 3-4 फॉर्मूले आ जाते हैं, बस वैसे ही चल रहा है ये। प्रूव करने इक्वेशन आना चाहिए।
तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पहला फॉर्मूला। ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन है फर्स्ट वाला, और ये इक्वेशन ऑफ मोशन है सेकंड वाला। ये तो बीच में ये अलग फॉर्मूला लिखा हुआ था, इसको ध्यान रखना। ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं होता है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होते हैं, जिनमें से ये पहला था, वो दूसरा है, एक और कराना है प्रूविंग अभी। हो गया, चलो अब देखो थर्ड वाला कैसे प्रूव करेंगे। थर्ड वाला जो इक्वेशन होता है फर्स्ट वाले इक्वेशन से प्रूव किया जाता है। देखो फर्स्ट वाला इक्वेशन कैसे प्रूव हुआ, सीधे डेफिनेशन से आ गया। डेफिनेशन क्या लिखे, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन बराबर क्या लिखे थे, v माइनस यू बाई टी लिखे थे, वहां से आ गया v बराबर u प्लस ए टी। सेकेंड वाला इक्वेशन कैसे प्रूव हुआ, एवरेज वेलोसिटी का 2 फॉर्मूला तुम लिखे, एक डिस्प्लेसमेंट वाला और दूसरा u प्लस वी बाई 2 वाला। डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले में एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कहाँ से उठाए तुम, u प्लस वी बाई 2 से उठाए। तो वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बन रहा था, डिस्प्लेसमेंट बराबर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू तुम रखे u प्लस वी बाई टी। उस इक्वेशन को सॉल्व करे, सॉल्व करने के बाद उसमें इक्वेशन नंबर 1 भी उठा के रखे, तब जाकर के सेकंड इक्वेशन आया। फर्स्ट इक्वेशन डेफिनेशन से आया और सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन डेफिनेशन से आया और सेकंड इक्वेशन 2 फॉर्मूले की यूज से आया, एक एवरेज वेलोसिटी का दोनों और दूसरा इक्वेशन नंबर 1 को रखना पड़ा, तो सेकंड इक्वेशन आया। थर्ड इक्वेशन कैसे आएगा, इक्वेशन नंबर 1 का ही स्क्वायर कर दोगे। बात समझ में आ रही है। तो असल में दोनों के दोनों इक्वेशन 1 के बिना प्रूव नहीं हो सकते हैं, इसीलिए पहले इक्वेशन नंबर 1 प्रूव किया जाता है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि अगर तुम इक्वेशन नंबर 1 पहले लिखोगे ही नहीं, तो फिर जो तुम सेकंड इक्वेशन प्रूव करते टाइम पे v की वैल्यू रखे थे ना u प्लस ए टी, तो वो कहाँ से आएगा अगर फर्स्ट प्रूफ करोगे नहीं तो। और अगर अभी हम थर्ड प्रूफ करने जा रहे हैं, और अगर मान लो तुमको थर्ड प्रूफ करना है, तो थर्ड कैसे प्रूफ करोगे, तुमको करना होता है इक्वेशन 1 जो होता है उसका स्क्वायर करना होता है। तो स्क्वायर करो, तो इक्वेशन 1 क्या था, v बराबर u प्लस ए टी, ये था, इसका स्क्वायर करो। तुमको लिखना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर v स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा u प्लस ए टी का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया v स्क्वायर बराबर, इसका करोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2at और u पूरा लिखोगे ना, 2ab, 2 इंटू दिस टर्म इंटू दिस टर्म, ठीक। आगे देखो क्या करना है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर। लास्ट वाले फॉर्मूले में v स्क्वायर u स्क्वायर तो होता ही है, तो मतलब ये दोनों आपको चाहिए, इन दोनों को छेड़छाड़ नहीं करना है। तुमको क्या करना है, जो कॉमन दिख रहा है वो कॉमन ले लो। इसके अलावा देखो v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर के अलावा प्लस होता है और 2 होता है और a भी होता है, यही होता है ना। तो 2 और a इन दोनों में से कॉमन लो, देखो क्या बच रहा है। इसके पास 2 है, 2 चला गया, a चला गया, इसके पास क्या बचा, u बचा और t बचा, अरे बचा। इसके पास a था, a बाहर चला गया, इसके पास 2 था क्या, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, होता है ना, कॉमन लेते हैं जिसके पास नहीं होता है, कच्चा से बड़े हो। इसके पास 2 नहीं था तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, कुछ छूटा क्या। अच्छा, अरे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा ना, at का होल स्क्वायर होगा, a और t दोनों का स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ पे a स्क्वायर t स्क्वायर दोनों होगा ना, ठीक है। अब जब तुम यहाँ से 2 और a कॉमन ले लिए, तो ये 2 और a तो गया, यहाँ से a था, एक a गया, तो एक a बचा और एक t स्क्वायर बचा, और 2 इसके पास नहीं था, 2 नीचे आ गया। बात समझ में आ रही है। अब ये किसकी वैल्यू है, s की वैल्यू है, तो तुम लिखोगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a और ये पूरी वैल्यू s। बात समझ में आई। तो ये तुम्हारा थर्ड इक्वेशन, नोट करो। प्रूफ करते टाइम पे आज भी हम जब कुछ प्रूफ करते हैं और प्रूफ करते टाइम पे वो चीज़ अगर आ जाती है जो प्रूफ कर रहे होते तो मज़ा आ जाता है थोड़ा सा, हाँ थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ सही जा रहे हैं। सोचो तुमको पता है ना हो क्या प्रूफ करना है, कहाँ रुकोगे। हर स्टेप को बोलो सर एक फॉर्मूला देखिए ये है, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है कि ये है। हरहरा के लिखो, इतना हरहरा के लिखो कि कॉपी अपने आप बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
इतने बवाल बवाल सवाल आते हैं ना इन तीनों फॉर्मूले पे। असल में इन तीनों फॉर्मूले पे सवाल करने मजा आता है कक्षा 9 में, बहुत सवाल होता है। इस चैप्टर के सवाल पूरे मैकेनिक्स में लगाने के लिए तुमको एपी आना चाहिए अच्छे से, तुमको क्वाड्रेटिक आना चाहिए बहुत अच्छे से, तुमको पॉलिनोमियल आना चाहिए बहुत बहुत अच्छे से, और ट्रिग्नोमेट्री भी आना चाहिए क्लास 10th वाला। क्वाड्रेटिक आता है ना? अभी मोशन होगा, उस मोशन में तुमको हर एक सेकंड में किए गए, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तुमसे पूछेगा टोटल ट्रैवल डिस्प्लेसमेंट बताइए, अगर हर सेकंड में इतना 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 चल रहा है तो तुमसे भी पूछ सकता है कि आखिरी वाले सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो लास्ट वाले टर्म की वैल्यू बताइए, ऐसा होता है। तुमको एपी आना चाहिए, क्वाड्रेटिक आना चाहिए, और बाइनोमियल कह रहा है, बाइनोमियल तो पढ़ोगे 11th में भी, पॉलिनोमियल आना चाहिए। ठीक है, हो गया इतना? ठीक है, सवाल कर लेते हैं एक तो फिर। हाँ बाबू, कहाँ से आया? बाई 2 कहाँ से आया बेटा? इन दोनों में से हमको 2 कॉमन लेना था, इन दोनों में से, इसमें से भी और इसमें से भी। ठीक है, देखो ए तो कॉमन हो गया दोनों जगह से, दोनों में से ए कॉमन कर लिए। ठीक है, 2 इसका यहां से आ गया ना, 2 ये दे दिया ना, लेकिन इसके पास 2 है नहीं, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, एक काम करो 2 से गुणा 2 से भाग कर दो, कर सकते हैं ना, तो गुणा वाला 2 कॉमन में आ गया और डिवीजन बच गया। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर ये असल में ऐसे ही करते हैं, अगर मान लो a+2 भी लिखा हुआ है, ठीक है, हमको दोनों में से 2 कॉमन करना है, तो b तो दे देगा, a कहाँ से देगा, तो अपने आप 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाइड वाला कॉमन चला आता है और डिवीजन वाला बच जाता है। बात समझ में आ रही है? अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है, जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है, अगर तुम उसके पास से वो चीज़ कॉमन करोगे तो उसके डिवीजन में भी चली जाएगी। आ रही बात समझ में? अगर आपको बात समझ में आ रही है, अच्छी बात है। ये तीनों फॉर्मूला लगाने से पहले तुम एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, एक बात को चेक करोगे पहले कि एक्सेलरेशन है कि नहीं है, और अगर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अगर तुम सवाल देखे और तुमको पता चला सर सवाल में एक्सेलरेशन है ही नहीं, अगर सवाल में एक्सेलरेशन है ही नहीं तो तुम क्या करोगे? चले जाओगे अपने छोटे वाले फॉर्मूले पे, है ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो सवाल तुरंत लग जाएगा। और अगर एक्सेलरेशन हुआ तो उसके से तुम क्या करोगे? ये तीनों फॉर्मूले लगाएंगे। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट ही ज़्यादातर मिलेगा, जहां कांस्टेंट नहीं मिलेगा वहां तुमको हम समझाएंगे, वहां पे फोर्स और एक्सेलरेशन का इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो एक सवाल लिखो। इन तीनों इक्वेशन का यूज करने तुमको आना चाहिए, हम तुमको बता रहे हैं। जितना पढ़ाने जैसी चीज होती है वो हम तुमको पढ़ा दिए, अब डिपेंड करेगा तुम्हारे भेजे के ऊपर कि तुम्हारा भेजा कितना काम करता है, कैसे यूज करना है हम बताएंगे, लेकिन फिर भी ट्राई करना, तीनों में से देखना
सबसे पहले क्या करोगे, दुनिया के हर चीज में लिखोगे क्या गिवन है। मैकेनिक्स के सवाल में अगर तुम बहुत ज्यादा चालाक एवं तीरंदाज बन रहे हो तो फिर तुम्हारा अंगूठा कट जाएगा। बात समझ में आ रही है? तुम अर्जुन बनने निकले थे, क्या बन जाओगे? तो इसीलिए मैकेनिक्स से पहले तुमको लिखना पड़ेगा व्हाट इज गिवन। इनिशियल है या फिर बोल रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन विथ वेलोसिटी 5, तो स्टार्ट कर रहा है ना, तो वो u की वैल्यू हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। 5 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी v पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है? लिखो, धीरे धीरे ज्ञान होगा, बस हम इतना कह रहे हैं गिवन वाला लिख लेना सिंबल फॉर्म में। लिखो अ पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। अ पार्टिकल is moving in a straight line under constant acceleration, under constant acceleration। एक्सेलरेशन को हम शॉर्ट में a c की पावर n लिखते हैं, तो समझ जाना। आगे लिखा है इफ द मोशन स्टार्ट्स, if the motion starts from rest, अगर मोशन रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट covered in covered in 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। पहले सवाल पे मुंह पे खींच के मारा बाउंसर, लगा के दिखाओ। बस ध्यान तुम्हारा वहां रहेगा क्या दिया हुआ और क्या पूछ रहा है। जो पूछ रहा है सीधे उसके फॉर्मूले पे कूदो पहले, जो नहीं दिया उसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अभी तक एक उत्तर आ जाना चाहिए था। चलो देखो लगाते हैं, आसान है यार, इतना डिफिकल्ट नहीं था कुछ। सुनो, अ पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोल रखा है, दिया नहीं है, मान लो a, ठीक। मान लो कि जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, a है। इफ द मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, इतना सब लोग कर लियो। फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 3 सेकंड और 5 सेकंड। दो अलग अलग केस दिया हुआ है। एक केस में टाइम t1 दिया हुआ है 3 सेकंड, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कुछ और होगा, है ना। टाइम t3 लिखते हैं, तो 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट मान लो s3 हो गया, और दूसरा क्या दिया हुआ है 5 सेकंड, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना मान लोगे, s5 मान लो। 5 सेकंड में मान लीजिए सर s5 डिस्प्लेसमेंट कवर किया। इसमें दिक्कत नहीं आ रही है, बोलो नहीं आ रही है। तुमको रेशियो पूछ रहा है किसका, डिस्प्लेसमेंट्स का, तो तुम लिखो रेशियोज
रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स इन 3 and 5 सेकेंड, यही पूछ रहा है ना। तो 3 सेकेंड में तुम डिस्प्लेसमेंट क्या माने हो, S3 माने हो, और 5 सेकेंड में S5 माने हो। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो डिस्प्लेसमेंट दो इक्वेशन में आता है। देखो एक्सेलरेशन एक ऐसी चीज है जो तीनों इक्वेशन में तुमको दिखेगी, क्योंकि वो तीनों इक्वेशन एक्सेलरेशन के लिए बने ही है। अगर एक्सेलरेशन होगा तो ही तीनों इक्वेशन लगाएंगे, तो एक्सेलरेशन तीनों मिलेगा। एक्सेलरेशन के अलावा जो डेटा है उससे पता करो कि इक्वेशन कौन सा लगाना है। क्या इसमें कहीं भी फाइनल वेलोसिटी का जिक्र है? क्या इसमें कहीं भी फाइनल वेलोसिटी का जिक्र है? नहीं है। तो इसका मतलब पहला इक्वेशन तो ऐसे यूज नहीं करना है और तीसरा भी नहीं करना है, क्योंकि तीसरा पहले दोनों फाइनल वेलोसिटी आएगी और तुमको नहीं पता है। बात समझ में आ रही है? तो सर सेकंड इक्वेशन बचा, तो अच्छी बात है कि सेकंड इक्वेशन से तुम डिस्प्लेसमेंट निकालते भी हो और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो तुमसे पूछा भी है। तो 3 सेकंड के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे सर? ut प्लस हाफ 8t 3 सेकंड वाले का स्क्वायर, और नीचे डिवाइड किसे करोगे? 5 सेकंड वाले से। 5 सेकंड को क्या लिखो? इनिशियल वेलोसिटी तो सबकी सेम है ना, तो ut5 वाला प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन तो सेम ही है ना पूरे जर्नी में, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, प्लस टाइम कौन रहा? 5 सेकंड वाले का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? u तो 0 है, ये पूरा कितना हो गया? 0, ये भी कितना हो गया? 0, क्योंकि मल्टीप्लाई 0 का हाफ हाफ कट जाएगा। अगर ये 0 हो गया इसकी, अच्छा चलो लिख देते हैं, साधना नहीं है, नहीं है क्लास में जो हाफ 83 स्क्वायर अपॉन में हाफ 85 स्क्वायर। ये 3 और 5 समझ रहे हो ना? 3 सेकंड वाला टाइम और 5 सेकंड वाला टाइम। अब हाफ से हाफ कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा। देखो 3 सेकंड वाला टाइम 3 सेकंड है उसका स्क्वायर, और 5 सेकंड वाला टाइम 5 सेकंड है उसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 स्क्वायर। कुछ नहीं था इस सवाल में। बात समझ में आ रही है? ऐसे तुम पता करोगे क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ है, और सवाल लगाओगे। कोई जिसको नहीं समझ में आया हो? क्या हो? क्या कहाँ काटे रहे पगले? T3 T5 अपने जगह उसकी वैल्यू रखे ना। T3 की वैल्यू 3 सेकंड, T5 की वैल्यू 5 सेकंड। तो मान लिए ना 3 सेकंड को T3 मान लिया टाइम, और 5 सेकंड को क्या बोलते हैं T5 मान लिया, है ना। जैसे किसी एपी में 10 टर्म्स तक का सम निकालना होता है उसको S10 लिखते हैं एपी में, याद है? किसी एपी में 9वां टर्म निकालना होता है T9 लिखते हैं उसको। वैसे ही बस सब्स्टिट्यूट लगा दिया। एक बार और, ठीक है, नोट कर लो फिर एक बार और। कोई दिक्कत नहीं, डाउट है पूछ लो। बहुत जल्दी नोट करो, टाइम इसमें वेस्ट मत करो। हो गया? चलो एक सवाल लिखो। अच्छा इसको समझा देते हैं एक बार और। देखो क्या तुमसे बोला, एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं दी लेकिन चर्चा किया हुआ है इसमें, तो इसलिए हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन को ए मान लेंगे, वैल्यू तो लिख दिए होते। बोल रहा है अगर मोशन स्टार्ट किया जा रहा है रेस्ट से, तो रेस्ट का मतलब तुरंत पकड़ो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई इसका मतलब। अच्छा 0 मीटर पर सेकंड लिख दो यहाँ पे भाई, यूनिट भी लिख दो। उसके बाद बोल रहा है तुमको रेशियो निकालना है किसका? डिस्प्लेसमेंट का। मतलब यस की बात आ रही है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा यस से स्पीड कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट, तुम इसको एस मान रहे हो, ठीक है। ये नहीं लिखा फाइंड द रेशियो ऑफ एस, फाइंड द रेशियो ऑफ एस लिखा होता तो दिक्कत होती सर स्पीड है कि डिस्प्लेसमेंट है। सवाल प्रॉपर लिखा रहेगा। डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना तो पहले डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए। यस बराबर ut प्लस हाफ ए डी स्क्वायर,
तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट, अगर रेशियो पूछेगा तो दो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो एक डिस्प्लेसमेंट तब जब टाइम 3 सेकंड लिया जाए, एक तब जब 5 सेकंड लिया जाए। तो 3 सेकंड वाला टाइम लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये लिखेंगे और 5 सेकंड के लिए ये लिखेंगे, दोनों का रेशियो मतलब डिवाइड कर देंगे। u की वैल्यू 0 यहाँ लिखी हुई है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या हाफ 80 स्क्वायर, ठीक। अच्छा हाफ हाफ इक्वल कट जाएगा, ए इक्वल कट जाएगा क्योंकि ए जो है वो कांस्टेंट है पूरे के पूरे जर्नी के लिए, ए बराबर कट जाएगा। टाइम दोनों का अलग अलग है, एक डिस्प्लेसमेंट का टाइम 3 सेकंड है, एक 5 सेकंड है, तो टाइम का स्क्वायर कर देंगे 9/25 हो जाएगा, ठीक है। अब एक सवाल लिखो, वहां से एक रिजल्ट जनरेट करेंगे। एक सवाल लिखो, तुमको 3 अलग अलग प्रकार सॉल्व करना पड़ेगा। पहले ये पहला सॉल्व करो, लिखो अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन with a constant acceleration 5 meter per second square, with a constant acceleration 5 meter per second square, ठीक है, ठीक है, for 10 seconds, for 10 seconds हो गया। फुल स्टॉप लगाओ, आगे लिखो it starts its journey from rest and the final velocity of the particle is 100 meter per second, हो गया। Find the total displacement traveled in 10 seconds. Find the total displacement traveled in 10 seconds. इस सवाल में अभी फाइनल वेलोसिटी की आवश्यकता नहीं होगी, आगे इसको जरूरत पड़ेगी। तो लगाओ सवाल। बेसिकली सवाल तुमको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि एक पार्टिकल है जो रेस्ट से अपना मोशन स्टार्ट करता है, उसका एक्सेलरेशन तुमको दे रखा है, रेस्ट से शुरू करता है, 10 सेकंड के बाद तुमको बताना उसका डिस्प्लेसमेंट। दस सेकंड के बाद पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ होगा। नहीं आवाज आ रही है। 1000 मीटर, अच्छा ठीक है। एक आंसर आया 1000 मीटर। और कोई बोलो। और कोई बता रहा है? बोलो जल्दी, जोर से बोलो। 1.5 125 मीटर, अच्छा 250, अच्छा देखो 1000, अच्छा। सेकंड इक्वेशन सारे लोग लगाए हो? कहाँ है, कौन है खुशी में? इसी को बोलते हैं अत्यधिक दिमाग का प्रयोग करना। सुनो, जब तुमको क्लियर दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट पूछा है यार, तो सीधे सेकंड लगा दो, कहाँ है वी के चक्कर में पड़ रही हो।
S बराबर ut प्लस हाफ AD स्क्वायर लिखा हुआ है। तुमसे बोला है पार्टिकल अपना मोशन रेस्ट से स्टार्ट करता है तो u बराबर 0 हो गया। टाइम बराबर कितना 10 सेकेंड दिया हुआ है। एक्सेलरेशन 5 है ना, बस ये पूरा खत्म, 0 हो गया, हाफ हो गया। a की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई, टाइम की वैल्यू 10 हो गई, इसका स्क्वायर क्या, अच्छा 1/2 इंटू 5 इंटू 10 का स्क्वायर 100 हो गया। ये 50 कट गया, गुणा कर दो 250 हो गया। अगर सेम डेटा यूज करो, इस डेटा को यूज करो और सेकंड, देखो इस डेटा को यूज करके अगर तुम सेकंड इक्वेशन लगा रहे हो तो आंसर ये आ रहा है। इसी डेटा को यूज करो और हमको बस बताओ कि टी, देखो टी बराबर 10 सेकंड पर अगर हम तुमसे पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना आया 250 मीटर, हम तुमसे पूछ रहे हैं कि टी बराबर 9 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट निकालो। एक बार 9 सेकंड पर निकालो, टी बराबर 9 सेकंड पर। दो 202.5 आ रहा है। उस डेटा को पहले तुम लोग काट दो, फाइनल वेलोसिटी का जो डेटा लिखा हुआ है ना 100, उसको काट दो। जब तक फाइनल वेलोसिटी का डेटा दिया रहेगा तब तक थर्ड इक्वेशन में जंप करते रहोगे, इसको काट दो। कितना 202 202 आ रहा है, 202.5 आ रहा है, सबका वही आ रहा है। चलो ठीक है, अगर मान लो ये डिस्प्लेसमेंट था 10 सेकंड पर और अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तुमको 9 सेकंड पर, तो फॉर्मूला यही लगाओगे ut प्लस हाफ AD स्क्वायर लगाओगे, ut पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या हाफ AD स्क्वायर, हाफ इंटू a की वैल्यू 5 इंटू टी, टाइम, टाइम कितना 9 सेकंड, 9 का स्क्वायर 81, ये कितना हो गया 5 एकम 5 8 पंजे 40 बटे 2, 400 का था 200 और 5 का था 2.5, इतना मीटर। बात समझ में आ रही है? अगर हम तुमसे पूछें कि कोई पार्टिकल है जो रेस्ट से शुरू किया चलना एक्सेलरेशन 5 का लेकर के, तो 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा डिस्प्लेसमेंट 250 मीटर। 9 सेकंड में अगर तुमसे ये पूछे कि ये पार्टिकल 10वें सेकंड में कितना चला होगा, सिर्फ 10वें सेकंड में, अंतर समझ में आ रहा है? 1 से 9 तक का नहीं जोड़ना है, सिर्फ लास्ट वाले 10वें सेकंड में कितना चला होगा 47.5। अच्छा ठीक है, एक आंसर है 47.5, उसको घटा के बता रहा है। और कोई गुणा गणित, कोई इंटीग्रेशन, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स कोई पढ़ा हुआ है क्या? क्या पूछे हैं? तुम मशीन लगवाओ पहले कान का, तुम्हारा स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवाते हैं हम। 48.5, अच्छा घटाने में दिक्कत है, घटा के फिर अच्छा कहाँ डिवाइड क्यों करेंगे, किस खुशी में? एवरेज ओवरेज निकाल रहे हो क्या? 48.5, अच्छा तुम दोनों पहले घटाना सीखो। देखो 10वें सेकंड में तुमसे पूछ रहा है, एक बात समझो, जैसे हम लोग एपी में निकालते थे ना, nth टर्म निकालते थे तो वहां तक के सम में से वहां के पहले तक का सम घटाते थे। अगर ये बात याद है अच्छी बात है, नहीं याद है कोई बात नहीं। मान लो पार्टिकल यहां से शुरू करके यहां तक गया और 10 सेकंड लिया, तो 9 सेकंड में यहां कहीं रहा होगा। मान लो हम तुमसे पूछ रहे हैं कि 10वें सेकंड में टोटल कितना चला। 10वें सेकंड का मतलब कि 9 से 10, 9 खत्म होने के बाद 10वां सेकंड शुरू हुआ होगा ना, तो 9 सेकंड खत्म, तो यहां तक का आपको डिस्प्लेसमेंट काउंट नहीं करना है, तुमको ये दूरी बतानी है। तो सर टोटल कितना चला उसमें से माइनस कर दीजिए 9 तक का, तो आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है क्या? अगर कोई तुमसे पूछे कि कोई भी पार्टिकल 12वें सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो क्या करोगे? 12 सेकंड में कितना कवर करेगा उसमें से घटाओगे 11 सेकंड में जो कवर करेगा उसको। इतनी बात समझ में आती है क्या सबको? अगर कोई तुमसे पूछे कि सर 50वें सेकंड में कितना कवर करेगा, तो 50 में से 49 वाला डिस्प्लेसमेंट घटा दोगे। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि सर 150वें में कितना कवर करेगा, तो 150 में से 149 घटाओगे डिस्प्लेसमेंट। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि 90वें सेकंड में कितना कवर करेगा, तो n सेकंड वाले डिस्प्लेसमेंट में से n-1 सेकंड डिस्प्लेसमेंट घटाओगे। ये बात समझ में आती है? आती है बात समझ में? ये नहीं समझ आया तुमको?
वाह, तो कब से हम 50, 150, तुमको क्या लग रहा था कि हम 150 क्या बोलेंगे, 1000 और एक क्या बोलते 999? अरे पागल, 50 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से 49 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट घटा रही हो, तो क्या तुम इसको ये नहीं बोल सकते हो कि सर 50 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से 49 मतलब 50 - 1 घटा दीजिए, नहीं बोल सकते हो? तो जब 90 बोल रहे हैं तो वहां n - 1 नहीं घुस रहा भेजे में, तो 90 सेकंड में चला गया डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? n सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है उसमें से घटाओगे कितना? n - 1 सेकंड में जितना कवर करता है। ये बात समझ में आ रही है? एक सवाल लिखो नीचे, लिखो, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। कॉमन सेंस समझ जाना कि मोशन स्ट्रेट लाइन में ही हो रहा है, ठीक है? अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, लिख ही लो, एंड मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। A particle starts from rest and moves या travel, कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, and travels या फिर and moves in a straight line with a constant acceleration छोटा a, with a constant acceleration छोटा a। हो गया? फुल स्टॉप लगाओ। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन छोटा n सेकेंड, इन स्मॉल n सेकेंड्स। हो गया? लगाओ। देखो डेटा कितना दिया हुआ है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n सेकेंड, छोटा वाला। कितना डेटा दिया हुआ है? 2 डेटा दिया हुआ है, 3 डेटा दिया हुआ है, एक रेस्ट वाला दिया हुआ है, एक एक्सेलरेशन, एक टाइम दिया हुआ है। तुमको डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो ए और, ठीक है, ओके, वेरी गुड। आंसर तुमसे पूछ रहा है, तो जो आंसर आएगा उसमें कौन कौन से वेरिएबल आएंगे? यू कहां से आ जाएगा? ए और एन आएगा। बात समझ में आ रही है? तो आंसर निकालो। हैं? हमको लगता है तुम लोग जुबा केसरी खा कभी कभी आंसर बताती हो। अच्छा, ये 3 डेटा दिया हुआ है, तुम क्या करना है, तुमको सर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये टोटल n सेकंड में कितना कवर करेगा। तो सर ut प्लस हाफ AD स्क्वायर यही होगा। अच्छा, u तो ये 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बोलो। अच्छा, ये हो गया हाफ, a की वैल्यू तो a ही है, टाइम कितना n दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड कितना हो गया? an स्क्वायर बाई 2 या फिर हाफ an स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अगर मान लो हम तुमसे बोले, अगर मान लो हम तुमसे बोलते हैं कि तुम डिस्प्लेसमेंट निकालो n - 1 सेकंड में, जल्दी से निकालो, देखते हैं हमसे जल्दी कौन निकालता है। n - 1 सेकंड में फॉर्मूला लगेगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, u 0 है इसलिए ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 1/2 a की वैल्यू a, टाइम की वैल्यू n - 1 का स्क्वायर, a ब्रैकेट में n - 1 का स्क्वायर अपॉन में 2। हम पहले निकाल लिए क्या? अरे बाप रे, ये आ रहा है? ठीक है, जो भी निकाल लिया वेरी गुड, इतना ही आ रहा है, ठीक है। अब चालाक बन करके इसका स्क्वायर हल मत करने लगना, ये सबसे शॉर्ट फॉर्म है ना। तुम सोचो क्वाड्रेटिक का तुम फैक्टर करते हो शॉर्ट करने के लिए, ये तो ऑटोमेटिक फैक्टराइज है यार, है ना? बात समझ आ रही है? अच्छा, a का स्क्वायर मत कर देना, क्या बोल रही हो? a का स्क्वायर मत कर देना, फॉर्मूले में ut प्लस हाफ a और t स्क्वायर अलग होता है, a और t दोनों का स्क्वायर नहीं होता है फॉर्मूले में। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक बात बताओ, अब अगर हम तुमसे पूछें कि आप डिस्प्लेसमेंट निकालिए कवर्ड इन nth सेकेंड, ये समझ आ रहा ना? nth सेकंड मतलब 90 सेकंड की बात चल रही है ना? बताओ।
10वें सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? 10 सेकंड में से 9 सेकंड वाला डिस्प्लेसमेंट माइनस करते हैं। तो nth सेकंड में से क्या करोगे? n सेकंड वाले डिस्प्लेसमेंट में से n माइनस 1 वाला डिस्प्लेसमेंट माइनस करोगे, है ना? करोगे यही ना? करो सर। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड बराबर nवें सेकंड में से n माइनस 1 वाले के डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर देंगे, यही करेंगे सर। nवें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना आया था? an² / 2 और उसमें से माइनस करना है n माइनस 1 वाला, तो a ब्रैकेट में n माइनस 1/2। सर 2 और 2 डिनोमिनेटर कॉमन है, ये हो गया a n² और माइनस के बाद ब्रैकेट बनाओ a। अब ब्रैकेट ओपन करो इसको स्क्वायर को, तो a² प्लस b² माइनस 2ab ये आएगा। इसको अगर एक स्टेप और सॉल्व करोगे तो an² माइनस ब्रैकेट a का गुणा n² में भी करोगे, 1 में भी करोगे, 2n में करोगे ना? तो हाँ, तो a का जब गुणा n² में करोगे तो an² हो जाएगा, a का 1 में करोगे तो a हो जाएगा, a का -2 में करोगे तो -2an हो जाएगा। और नीचे क्या है? अच्छा, अब माइनस का गुणा सब में करोगे, पहले an² अलग है, इसको लिख लो। माइनस का गुणा जब an² में करोगे तो -an² होगा, माइनस का गुणा प्लस a में करोगे तो -a, माइनस का -2an में तो +2an। इतनी बात समझ आती है? नीचे क्या है? 2 चीज कैंसिल हुई, ठीक है। आगे देखो क्या आएगा, तो जो nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट आया वो आया, देखो a को तुम कॉमन ले लो, a/2 या फिर इसको लिखो हाफ। नहीं बेटा, a कॉमन लेने के लिए बोल रहे हैं, हाफ a 2n माइनस 1, यही आएगा। कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि हम 2n माइनस 1 कैसे लिख दिए? यहां से a गया तो 2n बचा, यहां से a गया तो -1 बचा, बस उलट के लिख दिया। कितने लोगों को ये एक्सप्रेशन समझ में नहीं आ रहा है? हाथ उठाओ। अब हम बताएंगे भी नहीं, ठीक है। ये तुमको बात समझ आए, लेकिन सुनो यहां पे एक ध्यान देना, अगर कोई तुमसे पूछे कि 90वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ तो तुम ये फॉर्मूला लगा दोगे? मत लगाना, पहले चेक करना कि मोशन रेस्ट से शुरू हो रहा है कि नहीं। रेस्ट से था तभी ये वाला टर्म कट गया था UT। अगर मोशन रेस्ट से शुरू नहीं होगा, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ दी होगी, तो इस फॉर्मूले में u भी आएगा। तो पहले इसको नोट करो, इफ एंड दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, this is applicable only if the motion starts from rest, that means u बराबर 0। तो ही तुम ये फॉर्मूला लगाओगे, तुम लिख लेना at u बराबर 0, गलती मत करना। यस सर, n सेकंड में कहाँ n सेकंड लिखा है पगले? क्या लिखवाए हैं? n सेकंड लिखा कि n सेकंड लिखा हुआ है? ये वाले, इस वाले की बात कर रहे हो? तो इसका आंसर तो ये वाला है। फिर हम तुमसे बोले n-1 कैसे निकालोगे, तो उसका आंसर ये वाला है। फिर हम तुमसे बोले nth सेकंड कैसे निकालोगे? 3 सवाल लगाए और लिखे तुम सिर्फ पहला वाला सवाल हो। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड, और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n-1 सेकंड। तीनों अलग अलग हैं। ये है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n सेकेंड्स, और ये है डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड, और ये है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। आई बात समझ? फॉर्मूला याद करने का फॉर्मेट यही होता है, बस इसलिए तुम लिखो, तुम्हारी इच्छा, तुम कुछ लिखो, तुम सीधे यहीं लिख दो, यहीं याद कर लो, -a + 2n/2। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि s बराबर ut + ½ at², तो उसको बोल ऐसे भी सकते हैं, s बराबर tu + ½ t²a।
बस अपना अपना बोलने का तरीका है। अगर एक्सप्रेशन में चीजें अपने अपने चिन्ह के साथ सही लिखी हुई तो फॉर्मूला सही है, बस ये बोलना ईजी होता है मेरे लिए, क्योंकि हम इसको याद ऐसे किए हाफ है 2n-1, क्योंकि ये 2n-1 ना तुमको भी मैथ में कई जगह देखने को मिलेगा। अब एक होमवर्क लिखो जो तुमको करके आना है, एक होमवर्क लिखो, इसको लिखते रहना, पहले होमवर्क लिख लो, लिखो थोड़ा सा इतना जगह छोड़ के होमवर्क लिख लो पहले, उसको घर से कर लाना। लिखो इफ अ पार्टिकल travels in a straight line, if a particle travels in a straight line with a constant acceleration छोटा a, if a particle travels in a straight line with a constant acceleration छोटा a, हो गया, कॉमा लगाओ, इनिशियल वेलोसिटी छोटा u, ये एक्सीलरेशन क्या होता है भाई? ये दो चीज ना कक्षा 11 बिता देगी पूरा, एक टीटा और एक एक्सीलरेशन, समझ रहे हो? हाँ, तो क्या लिखे? अ पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन छोटा a, कॉमा इनिशियल वेलोसिटी छोटा u एंड, अरे भाई साहब, एंड अच्छा दो ही चीज हो गया ना, u हो गया, a हो गया, ठीक है। लिखो क्या बोलते हैं, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड एंड काट दो, अरे हमारी कॉपी है कोई बात नहीं, चलो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड, सेम सवाल है, ध्यान रखना nth सेकेंड की बात चल रही है, n के ऊपर th लिख देना, तुम नहीं बोलोगे सर आप n सेकंड बोले थे, n के ऊपर th हिंदी में लिख लो, 90 सेकंड में पूरा क्या बोलते हैं, 90 सेकंड में चला गया विस्थापन। सुनो हमारी बात, तुमको क्या करना है, देखो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है ना। तुमको क्या करना है, तुमको पहले n सेकंड में चला गया डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फिर n-1 में निकालना है, फिर घटा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और प्रॉपर एक तमीज वाला फॉर्मेट में आंसर लेकर के आना, ऐसे नहीं सर a² n-b/2 + 3 पावर 4 अपॉन में n², ऐसे उत्तर नहीं चाहिए, ऐसा मतलब थोड़ा सा सुंदर देखने वाला आंसर चाहिए, ठीक है। बाकी तुम्हारा सवाल सही होगा, देख लिया जाएगा। चलो क्लास खत्म कर रहे हैं, अगला क्लास वेक्टर होगा।